नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पे। आज है 14 जून 2021। आज की महत्वपूर्ण खबरों का एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के मंच पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ का नारा दिया है? वन वर्ल्ड वन हेल्थ का नारा मतलब स्लोगन उन्होंने दिया, आह्वान किया पूरे विश्व के इस विश्व के लिए इस मंच पर कि पूरी दुनिया में एक हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए, सबके लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। कुल मिला के यही लबोलबाब है। तो किस मंच पर उन्होंने ये नारा दिया? G20, G7, G77 या ब्रिक्स? सही आंसर क्या है इसका? G7। क्लियर है? तो G7 अभी परसों बैठक हुई थी, तो वहाँ पर कल प्रधानमंत्री जी ने वन वर्ल्ड वन हेल्थ का नारा दिया है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? G7 का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। G7 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7। तो अब जाहिर सी बात है, इसमें 7 देशों का समूह है। ये कितने देशों का समूह है? 7 देश। लेकिन 7 कौन से देश हैं? 7 ये जो है सबसे दुनिया के विकसित देश हैं, यानी डेवलप्ड कंट्रीज। कितने? 7 दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन देशों के समूह को G7 कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? एग्जाम में कभी कभी ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। 7 देश, उसमें सबसे पहले आता है USA। कौन सा देश है? USA। दूसरा कौन सा है? UK। कौन सा है? UK। तीसरा है फ्रांस। चौथा है जर्मनी। ठीक है, तो USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, ये 4 देशों के। 4 अन्य देशों की अगर हम बात करें तो ये सॉरी तो 7 देश हैं: USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। जापान और ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया? तो ये 7 दुनिया के सबसे विकसित देश हैं। इनका एक समूह है जिसे ग्रुप 7 कहा जाता है। बीच साल भर में ये एक बैठक करते हैं किसी न किसी अपने एक मेंबर देश में, और पूरी दुनिया का एजेंडा तय करते हैं कि पूरी दुनिया के सिक्योरिटी के लिए क्या ज़रूरी है, पूरी दुनिया की ग्रोथ यानी डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, दुनिया की पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या ज़रूरत है। ये कुल मिला के बैठ कर बातें करते हैं और तय करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रणनीति बननी चाहिए किसी भी तरह की ग्लोबल समस्या को दूर करने के लिए। इसमें कभी रशिया भी हुआ करता था। ठीक है, रशिया हुआ करता था, तब ये इसका नाम ग्रुप 8 यानी G8 हुआ करता था, क्योंकि रशिया भी एक विकसित देश है। लेकिन रशिया कब बाहर हुआ ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आपसे पूछा जाए ग्रुप 8 से, या ग्रुप 7 ही बोल सकते हैं, ग्रुप 7 से रशिया कब बाहर हुआ था? तो रशिया 2014 में बाहर हुआ था। कब हुआ था? 2014। हुआ ये था कि यूक्रेन के पास एक छोटा सा आइलैंड था जिसका नाम था क्रीमिया। क्या नाम था? क्रीमिया। देखिए, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं किसी चाहे राज्य के लिए चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, उनको ये पता होना चाहिए कि क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लिया था रशिया ने। किसने किया था? रशिया। पहले ये किसका हुआ करता था? यूक्रेन का हुआ करता था। तो इसी के विरोध में रशिया ने, चूँकि इसको अपने हिस्से में मिला लिया, इसी के विरोध स्वरूप वेस्टर्न कंट्रीज़ ने यानी ग्रुप 8 के जो बाकी और देश थे, इन्होंने इसका विरोध किया और उन सभी ने मिलकर रशिया को इससे बाहर कर दिया। तब से रशिया इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। पिछले साल जब जो क्या कोरोना वायरस का संकट गहरा हुआ था और माना जा रहा था ये चीन की लापरवाहियों की वजह से फैला हुआ है, तो बहुत सारे देश, जिसमें ब्रिटेन की मांग ये थे कि रशिया को फिर से ग्रुप 8 में लाया जाए। हालांकि अभी अमेरिका ने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि रशिया और अमेरिका का दोनों का एक दूसरे का सास बहू का संबंध है। एकदम 36 का आंकड़ा है दोनों का। तो पूरा बात हो गई। तो G7 की बात हमने कर ली। ग्रुप ऑफ 7, 7 देश कौन कौन से आपने नोट कर लिया होगा। नहीं नोट किया है तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कौन कौन? USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा। ये 8 देश हैं, 7 देश हैं। क्लियर है? तो वहाँ पर प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया था। एक तरह का वर्चुअल समिट थी और वहाँ पर प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड वन हेल्थ का नारा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की किस संस्था ने, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन की किस संस्था ने
भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना आकांक्षी जिला कार्यक्रम, क्या है ये? आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिसे इंग्लिश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कहा जाता है, की प्रशंसा की है। देखिए, भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण अंग है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। समझ में आपको कई बार ये चर्चा कर लिया होगा। अगर आप पिछले 15 दिन से या पिछले 14 दिन से आप करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो आपको 2-3 बार ये नीति आयोग का जिक्र हो गया होगा। क्लियर? ये भारत सरकार की क्या है? ये थिंक टैंक एजेंसी है। क्या है? थिंक टैंक एजेंसी। मतलब थिंक टैंक का मतलब होता है सोच विचार करना। भारत में किस तरह की पॉलिसीज़ बननी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर, ये सलाह देती है किसको? भारत सरकार और राज्य सरकारों को। समझ में आ गया? क्या करती है? पॉलिसी को लेकर ये सजेशन देती है किसको? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, दोनों गवर्नमेंट को ये सजेशन देती है। तो नीति आयोग ने ही एक प्लान किया था कि भैया ऐसा है, पूरे देश में लगभग 100 के ऊपर ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जिनका विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, इस वजह से पूरे विकास का लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने, नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोला। क्या बोला? एस्पिरेशनल। एस्पिरेशनल का मतलब जिनकी एस्पिरेशन ज़्यादा हो, यानी कि जिनके पास आकांक्षा हो बढ़ने की। तो पिछड़ा ना बोलकर उन्हें आकांक्षी जिला बोला। क्लियर है? किसने? नीति आयोग ने। और उनको डेवलप करने के लिए अलग से कार्यक्रम की शुरुआत कर दी, जिसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम कहा जाता है। समझ में आया? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था द्वारा हुई? तो नीति आयोग के द्वारा हुई। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। समझ में आ रहा? तो याद रहना चाहिए। देखिए, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ आप नोट करते रहा करें। ये चीज़ें मैं सब चीज़ नोट्स में नहीं दे सकता हूँ। मुझे जितनी नॉलेज है, मुझे जितना ज्ञान है या जितना मैं पढ़ लेता हूँ, वो सारा कुछ मैं एक क्वेश्चन पर झोंकने का प्रयास करता हूँ, लेकिन समय सीमा होने की वजह से मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं कर पाता। फिर भी जितना कर सकता हूँ, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जो मिले वो नोट कर लिया करें। हाल ही में तो ये बात हो गई, तो नीति आयोग का ये कार्यक्रम है, यानी भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। तो यूनाइटेड नेशन के किस संस्था ने इस तारीफ की है? ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यूएनएससी, यूएनजीए, यूएनडीपी, यूएनईपी। कौन है? तो इसका सही आंसर है यूएनडीपी। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाम से ही लग रहा होगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, यहाँ डीपी है, यानी कि डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इन सभी के बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया था। जिस दिन यूनाइटेड नेशन की बात की थी मैंने, उसका पूरा इतिहास बताया था। क्लियर है? अब देख लेते हैं इस न्यूज़ को। यूएन बॉडी लॉर्ड्स मतलब तारीफ करना, सक्सेस ऑफ सेंटर्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसी की बात की है। नीति आयोग ने खुशी जाहिर की है। नीति आयोग के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2015। कब हुआ था? 2015। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जिनको नहीं पता, पिछला लेक्चर देखिए, वहाँ पर मैंने डिटेल में इसकी बात की है। इसके वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। याद रखिएगा ये दोनों नाम। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ऑलवेज कौन होते हैं? जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा इसके चेयरमैन होते हैं। ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए नीति आयोग में। क्लियर है? किसी दिन मैं आपको नीति आयोग, इकोनॉमिक्स पढ़ ही रहे हैं, इकोनॉमिक्स का लेक्चर शुरू हो गया, धीरे धीरे ही सही लेकिन धीरे धीरे शुरू हो गया है। उसमें अलग से जब प्लानिंग पढ़ेंगे तो नीति आयोग के बारे में डिटेल में चर्चा कर देंगे, क्योंकि वहाँ जरूरी हो जाएगा, इसलिए डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसकी तारीफ की है। अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहले ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में क्या है ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये कब लॉन्च हुआ था? एग्जाम में पूछ सकता है। तो 2018 में लॉन्च हुआ था। और कितने जिलों में हुआ था? 112। हमने बोला था ना 100 के ऊपर जिले हैं, 100 के ऊपर यानी 112 जिलों के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के बारे में जान लेते हैं, प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। यूएनडीपी एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। किसकी है? यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। क्लियर है? उसके तत्वाधान, उसके मार्गदर्शन में काम करती है। इसका काम क्या है? देखिए, इसका देखो, यूएनडीपी फोकसेस प्राइमरली ऑन 5 डेवलपमेंटल चैलेंजेस। नाम से ही लग रहा है डेवलपमेंट, क्या पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में विकास से संबंधित जो समस्याएं, जो चुनौतियां हैं, उन्हीं को ही डील करती है। पूरी दुनिया के सभी देशों को ये सुझाव देती हैं अपने रिपोर्ट के द्वारा, अपनी सजेशंस के द्वारा। किसमें? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मतलब लोकतांत्रिक शासन, कि लोकतांत्रिक शासन में आने वाली जितनी भी अड़चने होंगी किसी भी देश में, तो उसको लेकर ये क्या करेगी? सरकारों को अवगत कराएगी। पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी उन्मूलन, क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी, किसी तरह के संकट अगर आते हैं तो उनको कैसे रिकवर किया जाए। इन्वायरमेंट एंड एनर्जी, यानी कि पर्यावरण और ऊर्जा से संबंधित। HIV एड्स, यानी कि रोकथाम, रोग के लिए। हब फॉर इनोवेटिव पार्टनरशिप, यानी इनोवेशन, यानी कि कहते हैं कि एक तरह के
एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलप किया जाए, ये इस तरह की चीज़ें। और सबसे महत्वपूर्ण है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि इसके द्वारा जारी किया जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया। HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी मानव विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये याद रखिएगा, ये बाकी सारी चीज़ें याद रहे या ना रहे, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो ये हर साल डेटा आता है, ये जरूर याद रखिएगा। अब जैसे एक यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो भी पिछला रिपोर्ट आया था, दिसंबर में आता है हर साल ये लगभग, लेटेस्ट जो 2020 में HDR रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत में मानव विकास में कितना रैंक है? 100 के ऊपर है, 130 के आसपास है। आप देख के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कितना है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। और दुनिया में HDR में सबसे ऊपर कौन है? नॉर्वे या स्वीडन है, देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो UNDP के बारे में हमने देख लिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऐसे रिपोर्ट प्रतिवर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, जो रिपोर्ट जारी किए जाते हैं किसके द्वारा जारी किया जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री या एजुकेशन मिनिस्ट्री? देखिए, इसका फुल फॉर्म है एनुअल, आगे है मैं आपको बता देता हूँ, पहले ये क्वेश्चन का आंसर बता देते। किसके द्वारा जारी किया जाता है? एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री रिलीजेस एशे रिपोर्ट 2019-20। देखिए, एक साल पीछे रिपोर्ट आता है। नंबर ऑफ PhD इंक्रीज्ड बाय 60% इन लास्ट 5 ईयर्स। पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। एशे का फुल फॉर्म है कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा का मतलब होता है 12th के बाद जो शिक्षा होती है उसे हायर एजुकेशन का दर्जा दिया जाता है। उससे पहले वो स्कूलिंग में आता है। क्लियर है? तो उच्च शिक्षा में की जो स्थिति है भारत की जो उच्च शिक्षा की स्थिति है, उसको लेकर ये रिपोर्ट जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। जो समस्याएं हैं, जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, वो सारा कुछ इसमें बताया जाता है। इस रिपोर्ट में इस बार आया है कि पिछले 5 वर्षों में PhD करने वालों की संख्या 60% बढ़ी है, जो कि भारत के लिए अच्छा संकेत है। अब आप सोचिए जरूर कि PhD करने से क्या अच्छा हो जाता है। समझिए, PhD का मतलब होता है आप किसी न किसी सब्जेक्ट में क्या करते हो? रिसर्च करते हो। क्या करते हो? रिसर्च करते हो। समझ में आ रहा है? खोज करते हो। जब आप किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च करते हो तो इससे बेहतर होता है चीज़ें, सब्जेक्ट और इम्प्रूव होता है। क्लियर है? रिसर्च और डेवलपमेंट में वैसे भी भारत का स्थान बहुत पीछे है, तो ये कहीं ना कहीं आगे ले जाएगा। तो इस तरह की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुख्यतः ये रिपोर्ट क्या करती है, ध्यान दीजिए कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कितने महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनके बारे में देखता है। और देखता है कि नंबर ऑफ PhD कितने हुए। ठीक है? नॉमिनेशन रेट क्या है, ग्रॉस नॉमिनेशन एनरोलमेंट रेट बढ़ा कि नहीं। एनरोलमेंट रेट मतलब कितने लोग एडमिशन लिए थे, उन्होंने कितने लोग उसमें से कंप्लीट किए एजुकेशन को। ठीक है? ये पूरे हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जितना डेटा है, वो पब्लिश करता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन, ये हिंदी में है। अगला क्वेश्चन है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है लेकिन हमेशा करंट से पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। क्या कि प्रतिवर्ष पुलित्जर पुरस्कार यानी पुलित्जर अवार्ड किस देश के द्वारा जारी किया जाता है? मैंने क्वेश्चन घुमा दिया है। ठीक है? USA, UK, फ्रांस, जर्मनी। सही आंसर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो पूछ लिया जाता है कि प्रतिवर्ष USA के द्वारा पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में दिया जाता है? तो देखिए, कुछ कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। उसमें है सबसे पहले म्यूजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, म्यूजिक के लिए दिया जाता है। दूसरा जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है, जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। तीसरा इसमें किसके लिए मिलता है? लिटरेचर के लिए मिलता है। ये मुख्यतः 3 क्षेत्रों में अवार्ड देता है। लिटरेचर यानी साहित्य, जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता, और म्यूजिक का आपको मतलब समझ में आ रहा है कि संगीत के क्षेत्र में। तो ये 3 प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए वैश्विक स्तर पर ये पुरस्कार दिया जाता है, जो कि USA में ये दिया जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स देखो किसको अवार्ड मिले। इसमें लगभग 10-12 कैटेगरी है, 12 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। प्लीज़ इसको मत देखिए किसको अवार्ड मिला है, वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता। अगर एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि इतनी कैटेगरी हो जाती हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो डोंट मेमोराइज इट, कभी इसको मत पढ़िएगा। बस इतना याद रखिए कि पुलित्जर पुरस्कार किसमें दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। 3 प्रमुख क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन सी सरकार मतलब कौन सी देश के द्वारा दिया जाता है? USA के द्वारा दिया जाता है। बस इतना याद रखिएगा, बस समझ में आया? क्लियर है? अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में नैटाली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं?
Natalie Bennett has been elected as a PM of which of the following country? फिलिस्तीन, इजराइल, लेबनान, जॉर्डन। ये चारों पड़ोसी देश हैं। चारों पड़ोसी देश के साथ साथ तीनों दुश्मन देश हैं इजराइल के, और इजराइल के ही प्राइम मिनिस्टर बने। इजराइल में बहुत सालों से एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जिनके बारे में मैंने चर्चा की थी पिछले लेक्चर्स में। उनका नाम था बेंजामिन नेतन्याहू। क्या? बेंजामिन नेतन्याहू। उनका दौर ख़त्म हो गया है। अब नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। क्या हुआ, किसको कितना वोट मिला, ये सब नहीं पढ़ना है, केवल आपको पता होना चाहिए किस देश में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं। इजराइल जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसी को जूम करेंगे तो ये मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर है, और ये क्या है आपका रेड सी है। इसी के बीच में ये एक प्रायद्वीप है यानी पेनिनसुलर है, जिससे हम सिनोय पेनिनसुला बोलते हैं। सिनोय यानी मिस्र, मिस्र यानी इजिप्ट देश है। इजिप्ट का ये सिनोय पेनिनसुला है। इसी के ऊपर आपको रेड जो दिखाई दे रहा है रेड कलर का, वही है इजराइल। क्या है? इजराइल। इसी इजराइल में थोड़ा सा जूम अगर हम इसको करेंगे, हाँ जूम कर लिए, कि आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये गाज़ा पट्टी है, और ये जो है, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा टाइम लगता है। ये गाज़ा पट्टी है, और ये क्या है? वेस्ट बैंक है। क्या है? वेस्ट बैंक, ठीक है। और ये गाज़ा स्ट्रिप। ये दोनों जो है इजराइल के जो आसपास है, इन दोनों को मिलाकर एक देश बोला जाता है जिसे बोलते हैं फ़लस्तीन। क्या बोलते हैं? फ़लस्तीन, ठीक है। तो फिलिस्तीन को क्या बोलते हैं? वेस्ट बैंक और गाज़ा, ये दो क्षेत्रों को मिलाकर फिलिस्तीन बोलते हैं, और यहीं पर इजराइल है। इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में मैंने डिटेल में बात की थी प्रीवियस वीडियो में, किसी न किसी लेक्चर में वो देख लीजिए। फिर कभी जो है समय मिलेगा, जिस दिन न्यूज़ कम रहेंगी उस दिन मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। पाँचों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आप देख लीजिएगा। कहीं कोई समस्या हो, डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिएगा। एक और चीज़ मुझे कहना है, मैं कई बार आपको ये बोलता हूँ कि ये आप देख के कमेंट कीजिएगा। मैं जानबूझकर आपको दे देता हूँ एक टास्क, एक होमवर्क टाइप का, आप उसे करें। एक आध बच्ची है या बच्चा है वो आंसर करता है, अदरवाइज जैसे आप लोग भांग खा के बैठे हुए रहते हो कि हमने बोल दिया, आपने सुन लिया है, नहीं सुना। अरे भाई, कुछ बोलता हूँ तो उसको सर्च किया करो, सर्च करके कमेंट किया करो। इससे आपको मेमोराइज, ये याद हो जाएगा कि हाँ हमने कमेंट किया था। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं ये टास्क कहता हूँ, लेकिन आप लोग करते हैं, प्लीज़ उसको कर लीजिएगा। PDF हमेशा की तरह आपको अपनी कोचिंग जो संस्था है PSS विजन एकेडमी, वहाँ के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, इकोनॉमिक्स का लेक्चर थोड़ा सा डिले हुआ है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा व्यस्त था इसलिए नहीं दे पा रहा था, और करंट का वीडियो लेट हो नहीं सकता क्योंकि डेली देना है तो देना है। तो थोड़ा सा अभी आया हूँ, इसलिए अपलोड होने में टाइम लगा है। तो कल मिल जाएगा, प्रॉमिस, ठीक है। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही।